व्हाट वी हैव टू डू, यूनिट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्यारे बच्चों, प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसके बराबर था? ठीक है, वर्क इज इक्वल टू क्या था? P डेल्टा V। ठीक है, तो यूनिट प्रेशर का क्या होता है? एटीएम। एटीएम। और वॉल्यूम क्या क्या होता है? डीएम क्यूब। तो एक तो यूनिट ये हो गया वर्क का, प्रेशर वॉल्यूम वर्क का। ठीक है, कि भाई एटीएम इंटू डीएम क्यूब, एटीएम इंटू डीएम क्यूब। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, नहीं कल फिजिकल होगी, ऑनलाइन भी होगी। ठीक है, तो बेटा एटीएम किसके बराबर है आपको पता है? किसके बराबर है? एटीएम बराबर होता है आपका 101, 1 एटीएम जो होता है 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सही है बेटा। और डीएम क्यूब जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻3। ठीक है, किसके? मीटर क्यूब के। किसके बराबर होता है? मीटर क्यूब। देखें जरा, कोई कैंसिल हो रहा है? हो रहा है? मीटर स्क्वायर गया, क्यूब गया। ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करो या 10⁻⁻3 लिखो तो डेसिमल किधर आ जाएगा? इधर। क्या बनेगा? 101.325 न्यूटन मीटर। अब 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर है? जूल के। ठीक है, तो 101.325 क्या हो जाएगा? जूल। तो इसके 2 यूनिट हो गए। ठीक है, वर्क के 2 यूनिट हो गए। कौन से? एक एटीएम इंटू डीएम क्यूब, नंबर 1। कौन सा वर्क? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, एटीएम इंटू डीएम क्यूब। और दूसरा क्या होगा? जूल। दूसरा क्या होगा? जूल। अगर आप इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 101.325 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले। आगे ये है कि एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। छोकरा आवाज बंद कर पुत्र। बच्चा, हु इज द छोकरो गलाइंग मोर? हेले बोले रही थी, अकेला थी। शाबाश। तो प्यारे बारू, जुल्फा कम है। तू अच्छा दिन की चले आई। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ क्या है? देखिए, हमने पढ़ा, हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ा कि आप जो है, ठीक है, आप हीट एनर्जी को या तो वर्क में, खुद बकवास बंद क्यों ना नहीं, आप हीट एनर्जी को या तो वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर हीट एनर्जी को एनी अदर फॉर्म में। ठीक है, तो इसकी 2 एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 कि अगर कोई प्रोसेस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा गौर करें। एक प्रोसेस है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, मतलब यह है कि डिब्बा बंद है। ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है, यानी कब 0 होगा? V2 इज इक्वल टू क्या है? V1। ठीक है, वर्क नहीं होगा, वर्क सॉरी, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी कि डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, और प्लस माइनस साइन चेंज होती रहती है। ठीक है, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा E प्लस W। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नीचे हम V लगाएंगे, यानी अमाउंट ऑफ हीट व्हेन एंटर इनटू, अमाउंट ऑफ हीट एंटर इनटू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम? अमाउंट ऑफ हीट, हीट यानी Q एंटर्स इनटू सिस्टम, सिस्टम में एंटर हो रही है कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है प्यारे बच्चों, क्या कांस्टेंट है? चले भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा? QV इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W की इक्वेशन क्या है? P डेल्टा। ठीक है, तो QV इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P V2 माइनस V1। ये
तो V2 माइनस V1 क्या है, जीरो है, जीरो है। तो क्या होगा कि QV इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू जीरो, ठीक है। तो QV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E, ठीक है। यानी अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, वॉल्यूम फिक्स रखते हैं, वर्क नहीं होगा। वर्क होने के लिए क्या, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो यहां देखें डिब्बे में गैस है, गैस को आप गर्म कर रहे हो, गैस गर्म हो रही है, ठीक है, और फोर्स भी लगा रही है, ठीक है, इधर इधर फोर्स लगा रही है, पर क्योंकि मूवेबल पिस्टन नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो इस वजह से वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब भी आप वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट एनर्जी सिस्टम में ऐड करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। क्या चेंज होती है, इंटरनल। एक तो इस केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, दूसरा अगर आपका सिस्टम सॉलिड है, अगर आपका सिस्टम सॉलिड है तो सॉलिड में वॉल्यूम चेंज होता है, उधर भी आपका क्या होगा कि QV इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स होता है तो आपकी जो हीट है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। यानी जब आप सिस्टम में हीट एनर्जी एंटर करोगे किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, तो नो वर्क विल बी डन, काम नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, जो एनर्जी दे रहे हैं वो कहां जा रही है, वो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी। क्या चेंज करेगी, इंटरनल। ये गाल समझ आ गई, ये गाल समझ आ गई बेटा, ओके। चलिए तो आखिरी बात करते हैं इस लॉ से रिलेटेड कि अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, अच्छा इसको फिजिक्स में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। तो दूसरी एप्लीकेशन है आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है बेटा। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए जब भी आप कोई लेबोरेटरी में रिएक्शन वगैरह करते हैं, जब भी आप लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन ओपन कंटेनर में होता है। रिएक्शन किस में होता है, ओपन कंटेनर में क्या होगा कि जो आपका प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर ही कंसीडर होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेट सपोज आपके पास गैस है, आपके पास गैस है, ठीक है, ये उसकी H1 है, अंदर गैस है। अरे बकवास केयर करे तो हेलो हेडिया यार, जैसा भी नगर हेडिया हेडिया हेडिया। तो ये क्या चीज हो गई, H1, ठीक है। तो हमारे पास गैस एक सिस्टम है, गैस हमारा सिस्टम है, ठीक है। तो गैस में जरा चोरी का साह निकला था, मैं पढ़ाया था वापस बता, आप चुप करिए। तो गैस हमारा सिस्टम है, ठीक है, गैस हमारा क्या है, सिस्टम है। हमने क्या किया, इसको गर्म किया, ठीक है, गर्म किया, पिस्टन मूवेबल है। तो मुझे बताएं पिस्टन ऊपर जाएगा, यस जाएगा, फोर्स के ऊपर जाएगा, तो प्रेशर पिस्टन कहां पे एडजस्ट करेगा, जहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो, सेम हो। तो वर्क हुआ कि नहीं हुआ, वर्क हुआ कि नहीं हुआ, जब प्रेशर कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तो वर्क नहीं हुआ था, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क होगा, हुआ तो इसको आगे बढ़ा। इक्वेशन क्या थी भाई, QP लिखेंगे अब, इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। यहां से देखिए, दोबारा रिपीट नहीं करते, इक्वेशन थी डेल्टा E इज इक्वल टू प्लस माइनस Q प्लस माइनस W, रीअरेंज किया, Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। अब W जो है आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, तो ये लेंगे W का वैल्यू। तो हमने स्टार्ट ही यहां से किया, ठीक है, एक ही बात है, दोबारा रिपीट नहीं करते। तो हम आते हैं यहां, अब हुआ क्या है कि भाई QP इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अब यहां पे देखिए क्या डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है, क्या यहां डेल्टा V इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, यानी कोई ना कोई वैल्यू है। तो डेल्टा V इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट है, लेट सपोज के कांस्टेंट जो है वो आपका 1 है, ठीक है,
1 एटीएम पे प्रोसेस हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो होगा ना, ठीक है। तो वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो जरूर ना। मान लें कि कंप्रेशन हुई तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों हो सकते हैं, मतलब काम होगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं, इसको ओपन करते हैं, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ई किसके बराबर है, E2 माइनस E1 प्लस पी V2 माइनस V1, डेल्टा V इसके बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करें बेटा, अब हम क्या करेंगे कि प्रेशर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो भाई क्या होगा कि अब करेंगे हम P इंटू V2 P इंटू V1, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, हमें क्या मिलेगा, E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1, ठीक है। अब क्या करें कि कीप पॉजिटिव विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विथ नेगेटिव, बस इतना सा काम करें, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें और नेगेटिव को नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या है, E2 है, E2 पॉजिटिव है, E2 इस साइड पे कौन पॉजिटिव है, PV2 प्लस PV2, नेगेटिव क्या है E1, नेगेटिव क्या है PV1। अब इस पार्ट में से माइनस कॉमन ले लें, इस पार्ट में, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा बेटा, ये माइनस E1 माइनस PV1, तो बताएं क्या आएगा आंसर, टेक माइनस कॉमन इन दिस पार्ट। अब क्या होगा, आपकी इक्वेशन बन जाएगी QQ इज इक्वल टू E2 प्लस PV2, ठीक है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा प्लस E1, माइनस से मल्टीप्लाई करेगा प्लस PV1। तो हमारी नई इक्वेशन बन गई QP इज इक्वल टू E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एंथैल्पी होती है वो बराबर होती है H इज इक्वल टू E प्लस PV। तो ये देखें, ये फैक्टर क्या हो गया कि QP इज इक्वल टू, ये हो गया H2, ये हो गया H1, तो QP इज इक्वल टू क्या होगा, H2 माइनस H1, यानी QP इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा, QP इज इक्वल टू डेल्टा H। यानी जब आप प्रेशर कांस्टेंट रख के, जरा मोबाइल अंदर रख दे हमारे तरह, वन बार वन धप ना करे थे, वन बार वन, ठीक है। तो QP इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H। मतलब क्या हुआ कि जब सिस्टम हीट एनर्जी एक्सचेंज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, प्रेशर कांस्टेंट हो, तो वो बराबर होगी एंथैल्पी के, ठीक है। और एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी क्या है, स्टेट फंक्शन। तो हियर H इज कॉल्ड, हियर H is called enthalpy of system, enthalpy of system, ठीक है। तो यहां पे जो H था वो क्या था, वो एंथैल्पी था, तो क्या था, हेलो देखिए तू तो H, हेलो, ठीक है। तो हियर H is called what, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम कह लें, ऑफ रिएक्शन कह लें, जो भी प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, हमारा सिस्टम क्या है, ठीक है। तो आप डिफाइन कैसे करोगे, डेफिनेशन, अब 2-3 तरीके हैं, तो देखते हैं हम। पहला ये है द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर कितनी हीट मौजूद है, जो रिलीज या एब्जॉर्ब हो सकती है या कर सकता है या हो चुकी है, ठीक है। तो टोटल हीट कितनी है, इसको आप क्या कहोगे, इस कॉल्ड एंथैल्पी, इसको आप कहोगे एंथैल्पी, ठीक है बेटा। एक बात ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये है, मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, क्या कहोगे, क्या है, QP इज इक्वल टू डेल्टा H, या H इज इक्वल टू क्या है, H इज इक्वल टू आपका इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, द सम ऑफ किसका, इंटरनल एनर्जी एंड
प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है। तो दूसरी डेफिनेशन हो गई कि भाई सम ऑफ किसका सम, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दोनों को ऐड करेंगे, यानी इक्वेशन क्या है, अगर यहां से देखें तो H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, तो यहां से ये डेफिनेशन आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी डेफिनेशन भी होगी। तीसरी क्या होगी कि भाई हीट एनर्जी सिस्टम में जब जा रही है तो एंथैल्पी कब कह रहे हैं, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो कि प्रेशर कांस्टेंट हो। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे या रिलीज करे एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको भी आप क्या कहोगे, एंथैल्पी कहोगे, ठीक है। तो एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, यानी मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि देखिए ये जो हीट एनर्जी है, heat energy is not a state function. Heat is only heat is not a state function. ये state function नहीं है, ठीक है। अब इसी हीट को अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो ये बन जाएगी इंटरनल एनर्जी। तो क्या हो गई, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है, सेम रहती है। तो अगर आप हीट में सिर्फ वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हो तो वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो वो फिर किसके बराबर होगा, वो होगा चेंज इन एंथैल्पी के, ठीक है। तो दोनों स्टेट फंक्शन होंगे, कंडीशनल है। हीट खुद से ना प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट स्टेट फंक्शन नहीं होगा, हीट के साथ वर्क भी नहीं होता, हीट के साथ वर्क भी नहीं होता। पर अगर हम हीट कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रख के फिर डाल रहे हैं, तो फिर आपकी जो हीट एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन हो जाएगी, वो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगी, ठीक है। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रख के जो है आप हीट ऐड करते हो, तो फिर क्या होगा कि वर्क होगा, और वो जो चेंज इन एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, उसको हम एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन किसको कहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। अब जो प्रॉपर्टी या जो स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, उसका आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, आप चेंज बता सकते हो, इसलिए इनमें हम क्या लगाते हैं, डेल्टा सिंबल लगाते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, वी कैन फाइंड चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी यानी क्या मालूम कर सकते हैं, डेल्टा एच, क्या मालूम कर सकते हैं, डेल्टा एच, ठीक है। तो मुझे बताएं चेंज इन एंथैल्पी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, चेंज एंथैल्पी फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, एंडोथर्मिक रिएक्शन इज पॉजिटिव, और डेल्टा एच फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बेटा, रिएक्शन इज नेगेटिव। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो उसकी हमने कंडीशंस कर ली, प्रेशर वॉल्यूम वर्क कर लिया, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें दो इक्वेशन निकली थी, कौन सी, एक था आपका क्या कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, दूसरी क्या थी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्ल्यू, फिर क्या थी, क्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पीवी, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क में, ठीक है। तो ये सारी इक्वेशंस हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब आते हैं जो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर है, दैट इज व्हाट, हेसिस लॉ, हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। भाई का नाम था जर्मन हेस, भाई का नाम क्या था, जर्मन हेस, इन 1840 या 48 है, इस तरह से, ठीक है। तो जर्मन हेस ने 1840 में क्या बताया था, ये जो अभी हमने एंथैल्पी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, सीधो हमने क्या पढ़ा, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है,
स्टेट फंक्शन है तो किस पे डिपेंड करेगी, इनिशियल और फाइनल पे। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कौन बता रहा है हमें, हेसेस लॉ बता रहा है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब पॉसिबल है कि रिएक्शन एक तरीके से हो, एक पाथ से हो, पॉसिबल है कि रिएक्शन दूसरे पाथ से हो, यानी सेवियल स्टेट में हो। तो ये लॉ कहता है क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, तो चेंज इन एंथैल्पी जो होती है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। भले रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा हो, रिएक्शन जो है वो कितने पाथ से हो रहा हो, चेंज इन एंथैल्पी क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो इसका जो जनरली इसको अगर समझने की कोशिश करें कि भाई ए जो है वो डायरेक्टली डी में कन्वर्ट हो रहा है इन सिंगल स्टेट, इन सिंगल स्टेट आपका ए जो है वो डायरेक्टली डी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली यानी विदाउट इंटरमीडिएट स्टेप। तो इधर हम क्या करेंगे, डेल्टा एच, ठीक है, एक ही स्टेप है तो टोटल कर लेते हैं, ठीक है। और ये पाथ 1 है, एक तरीका है, ठीक है, जिसमें रिएक्शन सिंगल स्टेप में कितने में हो रहा है, सिंगल स्टेप में हो रहा है और डायरेक्ट क्या बना रहा है, डी बना रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक और तरीका भी है, एक और तरीका वह है कि पहले ए किस में कन्वर्ट होगा, बी में, ठीक है, पहले ए किस में कन्वर्ट हुआ, बी में। अब ये बन गया पाथ 2, दूसरा तरीका है, दूसरा रास्ता है, ठीक है। तो ये पाथ 1 में क्या हुआ था कि ए डायरेक्टली डी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेप और विदाउट एनी मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेप में। दूसरा तरीका ये है, दूसरा पाथ ये है कि पहले ए जो है डायरेक्ट डी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, पहले किसी और चीज में होगा, फिर किसी और में, फिर आखिर में जाके क्या बनाएगा, डी बनाएगा, ठीक है। तो पाथ 2 का स्टेप नंबर क्या हो गया, 1, क्योंकि ये मल्टी स्टेप पाथ है, ठीक है। तो यहां पे जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो इज इक्वल टू हम लिखेंगे क्या, 1 लिखेंगे, यानी ये जो पहला स्टेप है इसकी चेंज इन एंथैल्पी क्या है। फिर बी कन्वर्ट हुआ किसमें, सी में। अब इधर क्या लिखें, ये पाथ 2 ही है, दूसरा तरीका चल रहा है। उसके बाद स्टेप क्या है, 2 है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सेकंड, ठीक है। अब क्या हुआ कि सी जो है वो कन्वर्ट हुआ किसमें, डी में, तो ये भी पाथ 2 ही है और स्टेप क्या है, 3 है, तो चेंज इन एंथैल्पी किससे जार करेंगे, 3। अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि जो चेंज इन एंथैल्पी होगा ओवरऑल रिएक्शन की फ्रॉम द, अब ये हो गई आपकी इनिशियल स्टेट, ये क्या हो गई, फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल और ये क्या हो गई, फाइनल स्टेट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो चेंज इन एंथैल्पी है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी या पाथ पे डिपेंड करेगी कि रिएक्शन कैसे हो रहा है, किस पे डिपेंड करेगी बेटा, इनिशियल एंड फाइनल पे। तो वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए कि चेंज आना चाहिए, वैल्यू सेम आना चाहिए। तो यही इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है कि डेल्टा एच टोटल यानी एक ही स्टेप में जब रिएक्शन हो तो वो बराबर होगा डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, यानी जितने भी स्टेप्स हुए उन सबको मान लें कि इसकी अगर एनर्जी जो है वो सिंगल स्टेप में जब हो रहा था तो डेल्टा H इज इक्वल टू -100 किलो जूल पर मोल था, कितना था, -100 किलो जूल पर मोल। अब इस स्टेप की जो डेल्टा H1 है अगर वो जो है -20 किलो जूल पर मोल है, इसकी जो है वो -40 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। कितने रह गए, 40, ठीक है, -40 इसकी एनर्जी है। तो देखें जब रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा था तो एनर्जी कितनी थी, -100, तो पहले स्टेप में कितनी निकली, -20, फिर कितनी निकली, -40, फिर कितनी निकली, कितनी है, 40, ठीक है। तो समेशन का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, ऐड करोगे तो भाई -100 इज इक्वल टू -100, ठीक है। तो रिएक्शन 1 स्टेप में हुआ, ठीक है, रिएक्शन सेविरल स्टेप्स में हुआ, सेविरल स्टेप्स में हुआ, ठीक है, सेविरल पास में हुआ, ये पाथ 1 था, ये पाथ 2 था। तो जो डेल्टा एच है क्या वो सेम रही या चेंज हुई, मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, मतलब क्या हुआ कि एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। ये हो गई सिंपल बात किसकी, इसकी हेसेस लॉ की। अब इस यहां से स्टेटमेंट बनाते हैं कि भाई एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन इज सेम वेदर इट अकर्स इन वन और सेविरल स्टेप।
एंथैल्पी चेंज जो है किसी भी रिएक्शन की सेम होगी, भले वो एक स्टेप में हो या सेविरल स्टेप में हो, कितने भी स्टेप ले। यानी हमने फोकस क्या करना है कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे, ठीक है। हमने पाथ को नहीं देखना, हमने स्टेप्स काउंट करके उसको नहीं देखना। अगर सेविरल स्टेप में होगा भी सही तो उनका भी जो समेशन आएगा, जो सम आएगा, वो वही होगा जो एक स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। तो यहां से हम इसकी स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है, क्या लिखे बेटा? द एंथैल्पी चेंज in a reaction is always same whether reaction completes in one step or several steps, या आप कह सकते हो वन वे और सेविरल वेज, या आप कह सकते हो वन पाथ और सेविरल पाथ्स। किसी भी तरीके से रिएक्शन हो रहा है, होगा क्या कि रिएक्टेंट ने फाइनली कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट की जो इनिशियल एंथैल्पी थी, प्रोडक्ट की जो फाइनल एंथैल्पी है, उसका डिफरेंस डिसाइड करेगा कि रिएक्शन की चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए। अब वो कैसे चेंज होता है, ठीक है, तो उस पर डिपेंड नहीं करती। यानी इस लॉ ने हमें क्या बताया कि एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। क्या है एंथैल्पी? स्टेट फंक्शन। एंड इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करेगी? डिपेंड्स only upon initial stage and final state, ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करेगी। However, it is independent of, नहीं डिपेंड करेगी। इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे डिपेंड नहीं करेगी? नंबर 1, paths involved, number 1 steps involved, in reaction के रिएक्शन ने कितने पाथ लिए, रिएक्शन ने कंप्लीट होने में, रिएक्शन में कितने जो है स्टेप्स लिए, द मैनर और वे इन विच रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, कि जिस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, जिन स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, जितने में भी हो रहा है, जिस भी तरीके से हो रहा है, जिस भी रास्ते से जा रहा है, अल्टीमेटली उसने प्रोडक्ट बनानी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो हमेशा सेम होगी। ये पूरा सेंट्रल आइडिया है इस लॉ का। इस लॉ में कोई दिक्कत बेटा? तो हम इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं, ठीक है। तो ये काम कब करता है, ठीक है, तो इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, इंक्लूडिंग जुल्फी? एनी प्रॉब्लम? तो ऑल प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए इस लॉ की एप्लीकेशंस, मुंह बंद। यार मैं पढ़ाया तो क्या बुधा। तो भाई क्या चीज है एप्लीकेशंस? एप्लीकेशंस जो है क्या है इसकी हेसिस लॉ की? एप्लीकेशन एक ये है कि भाई ये जो हेसिस लॉ है, हम जो हीट ऑफ रिएक्शन है, जब कोई भी रिएक्शन होता है उसकी जो एंथैल्पी है उसको मालूम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको कहते हैं कैलोरीमीटर। क्या कहते हैं? कैलोरी, ठीक है। ये जो कैलोरीमीटर है, ठीक है, इज यूज्ड टू मेजर हीट ऑफ रिएक्शन, कि जब रिएक्शन होगा तो ये डिवाइस हमें चेंज इन एंथैल्पी या चेंज इन हीट मेजर करके देता है, ठीक है। पर ये कहीं कहीं पे काम नहीं करता, वहां पे हेसिस लॉ काम करेगा, ठीक है। तो जहां पे ये फेल होगा, कैलोरीमीटर नहीं दे सकता,
वहां पे हमें कौन देगा, ये देगा। तो ये कैलोरीमीटर कहां पे फेल होता है, कहां पे हमें हेसिस लॉ जो है यूजफुल रहता है और कैलोरीमीटर हेल्प नहीं करता। सो कैलोरीमीटर कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं कर सकता डिटरमाइन हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन कब नहीं कर सकता, तीन कंडीशंस है। नंबर पहली, व्हेन रिएक्शन इज वेरी स्लो, रिएक्शन बहुत स्लो है, रिएक्शन स्लो हो रहा है तो हीट जो एक्सचेंज होगी वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो व्हेन रिएक्शन इज स्लो, ठीक है, रिएक्शन स्लो है या वेरी स्लो है, ये काम नहीं करेगा। रिएक्शन इज वेरी फास्ट, रिएक्शन इज फास्ट, तो स्लो में भी काम नहीं कर रहा, फास्ट में भी नहीं कर रहा, तो सिर्फ किस में करेगा, मॉडरेट में। तो ज्यादातर रिएक्शन मॉडरेट ही होते हैं, तो वहां पे कैलोरीमीटर हेल्प करता है। और वो जो थोड़े रह गए उनकी हीट ऑफ रिएक्शन हम कैसे मालूम करेंगे, हेसिस लॉ से। तीसरी कंडीशन भी है, तीसरी कंडीशन क्या है कि वेयर साइड रिएक्शन अकर्स, कि भाई अगर साइड रिएक्शन हो रहा है तो दो कंपाउंड की हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको मिक्स में मिलेगी, तो एग्जैक्ट कौन कितना बना है, कौन क्या बना है, तो वो हमें पता नहीं चलेगा। तो इन कंडीशंस में, ठीक है, इन कंडीशंस में, ठीक है, हेसिस लॉ इज यूजफुल। इन कंडीशंस मेंशन्ड बिलो, मेंशन्ड बिलो, पीछे बैठा हुआ है बिलो, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं जो हमने इधर मेंशन की हैं, इन कंडीशंस में, ठीक है, हेसिस लॉ, हेसिस लॉ इज यूज्ड टू डिटरमाइन heat of reaction, heat of formation, heat of neutralization, जो भी हीट होती है, heat of neutralization, heat of atomization, heat of transition, हीट ऑफ सब्लिमेशन, बहुत से होते हैं, ठीक है। सब्लिमेशन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, ठीक है। इनडायरेक्टली हमें जो है हेसिस लॉ हेल्प करेगा कि जहां पे कैलोरीमीटर काम नहीं करता वहां पे हेसिस लॉ काम करेगा, वहां पे हेसिस लॉ काम करेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो कैलोरीमीटर से निकल आती हैं, ठीक है। तो अगर हमें किसी कंपाउंड की हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन और डिकम्पोजिशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अगर ये मिले हुए हैं, तो हम हेसिस लॉ को यूज करके इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, हम हीट ऑफ फॉर्मेशन वगैरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो गया किसके बारे में, ये हो गया आपका हेसिस लॉ के बारे में। हेसिस लॉ क्या होता है, हेसिस लॉ एंथैल्पी को डिफाइन करता है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सेम वेदर रिएक्शन अकर्स इन वन और सेवरल स्टेट। इतनी सी बात है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा और वो पाथ पे नहीं करेगा। फिर एडवांटेज क्या है इस लॉ का, एडवांटेज ये है कि हम जो हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करते हैं, ठीक है, वो करते हैं कैलोरीमीटर से। कहां से करते हैं, कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर इन तीन कंडीशन पे जो है वो फंक्शनल नहीं होता, वो हमें हीट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली नहीं बता पाता। तो यहां पे रोल शुरू होता है किसका, हेसिस लॉ का। तो हेसिस लॉ को यूज करके इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, बाय चेंजिंग साइन, बाय रिवर्सिंग इक्वेशंस, हम अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो वैल्यू है, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ रिएक्शन है, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसकी हीट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं, क्या यूज करके, हेसिस लॉ यूज करके। तो पहले छोटी छोटी टर्म्स है उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका वो वाला सीन, ठीक है। अब ये था हेसिस लॉ, ये पूरा हमने कैलकुलेट करना है, इसके लिए इसको आगे पीछे छोड़ते हैं, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है हमें। अच्छा, उसके बाद हेसिस लॉ ने 1840 में ये लॉ दिया था, बुक क्या क्या है, केमिकल रिएक्शन कैन बी ब्रॉट अबाउट इन मोर देन वन पाथवे, ठीक है। थोड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा पाथवे में, एक से ज्यादा वे में, एक से ज्यादा मैनर में, एक से ज्यादा स्टेप में होता है, ठीक है, तो द नेट एंथैल्पी चेंज इज सेम प्रोवाइडेड इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। तो इनिशियल फाइनल तो सेम ही होती हैं, उसी के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं,
चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। लेट सपोज ये हमने साइकिल कर ली कि भाई रिएक्शन ए से जेड में एक स्टेप में हो रहा है, फिर रिएक्शन पहले एक्स में हुआ, फिर वाई में हुआ, फिर जेड में हुआ, तो नेट चेंज इन एंथैल्पी क्या होगी? आप ए प्लस एक्स प्लस वाई को क्या करोगे? एडप्ट करोगे। ठीक है, तो पाथ 1 ये हुआ कि जेड में कन्वर्ट हुआ, पार्ट 2 ए एक्स में कन्वर्ट हुआ, एक्स वाई में कन्वर्ट हुआ और वाई क्या हुआ? जेड में हुआ। ठीक है, यानी पाथ 2 में जो है 3 स्टेप है, पाथ 1 में एक ही स्टेप है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी कि जो आपका इसमें तो एक ही स्टेप है तो वही टोटल होगी। तो ये जो सेकंड पार्ट है उसमें आप सब एनर्जीज को क्या करोगे? समराइज करोगे, समेशन लोगे, ऐड करोगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? चलिए इस चीज को आप आगे आते हैं। स्टैंडर्ड और मुंह बंद हो जाए बच्चा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए इसको जाहिर करते हैं डेल्टा एच एफ और ऊपर लगाते हैं जीरो, सबट्रैक्शन जीरो लगती है। जीरो का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये जो बुरी है ये क्या बता रही है? स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, और एफ जो बता रही है वो किसके लिए? फॉर्मेशन, यानी कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड बनेगा, पर बनने के लिए क्या चाहिए? हमें एलिमेंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? एलिमेंट। कि अगर एक मोल कंपाउंड का बनता है डायरेक्टली फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, कंपाउंड से नहीं, एक कंपाउंड टूटा दूसरा बना। मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं। ठीक है, कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, हमने इसको तोड़ा, तोड़ के हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया? हमने मीथेन गैस को जलाया। जलाने से क्या हुआ? ठीक है, हमें क्या मिला? हमें मिला भाई वाटर और मिला कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि एक मोल कार्बन लिया और एक मोल ऑक्सीजन लिया और हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप नोट करें कि तीनों में कार्बन डाइऑक्साइड तो बना है। ठीक है, पर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो एक ही रिएक्शन है। कौन सा है? 1 या ए बी सी। विच रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज ए हीट ऑफ फॉर्मेशन? तो डेफिनेशन पे आते हैं, फिर आप बताएं। डेफिनेशन है द चेंज इन एंथैल्पी यानी डेल्टा एच। ठीक है, अब देखिए या तो चेंज इन एंथैल्पी लिखा होता है, या तो चेंज इन एंथैल्पी लिखा होता है, या फिर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। ठीक है, सेम बात है। एंथैल्पी चेंज का मतलब यही हुआ कि हीट एनर्जी को आप क्या करते हो? माइनस करते हो। ठीक है, तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो चेंज इन एंथैल्पी या इस तरह से लिखा हो तो एक ही बात होती है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब्ड। अब एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक होगा, रिलीज होगी तो एक्सोथर्मिक। ठीक है, द चेंज इन एंथैल्पी। ठीक है, ये एक ही बॉक्स बना लेते हैं तो ये एक ही बात हो गई। व्हेन, कब? या अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली formed फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। कि भाई जब जो है आपका कंपाउंड डायरेक्टली, ठीक है, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना, एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, जब एलिमेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में मौजूद हो। ठीक है, उस वक्त कंपाउंड का एक मोल बने। देखिए कंपाउंड का एक मोल बना है, कंपाउंड का एक मोल बना है, सब में कार्बन डाइऑक्साइड एक मोल बना है। पर डेफिनेशन को देख के बताएं कि आंसर सही क्या होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। कि दिस इज द रिएक्शन जिसमें क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट से बना है। किससे बना है?
एलिमेंट है, यहां पे एलिमेंट यूज नहीं हुए। तो आखिरी रिएक्शन को आप क्या कहोगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन कहोगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब कह रहा है कि जो आपकी स्टेट्स हैं वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। तो थोड़ा मैं पीछे आके टाइम बचाने के लिए पीडीएफ में आपको सेंड कर लूंगा कि भाई the enthalpy change of a chemical reaction in which 1 mole of substance formed from its elements all substance in their standard state, कि वो जो एलिमेंट हैं वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई इस रिएक्शन को हम किससे जाहिर करते हैं? डेल्टा HF, F फॉर द फॉर्मेशन होता है, और वो जो ऊपर ये गोलड़ा लगा हुआ है, गोलड़ा, इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड स्टेट। इसका मतलब क्या है? तो स्टैंडर्ड स्टेट हर सबस्टेंस की डिफरेंट होती है, वो मैं आपको बताता हूं। अगर देखिए आपके पास ये एलिमेंट है, तो इन एलिमेंट को इस कंडीशन में लाने के लिए क्या आपको टेम्परेचर प्रेशर की नीड है? हाइड्रोजन जैसे मिलता है वैसा उठा के रिएक्शन में डालेंगे, तो आपको कुछ और करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता। तो इसकी जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? जीरो। वो क्या होगी? जीरो। अब अगर एक एलिमेंट है जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में मिलता है, मिसाल पर कार्बन भाई ग्रेफाइट भी है, कार्बन जो है वो डायमंड भी है। तो अगर कोई एलिमेंट एलोट्रोपिक फॉर्म से मिलता है, डिफरेंट फॉर्म से मिलता है, तो हमने देखना है जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी उसकी जीरो होगी। तो ग्रेफाइट की जीरो हो कि डायमंड की जीरो? ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है। सल्फर जो है तीन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा मोस्ट होता है रोम्बिक सल्फर जो है। ठीक है, तो अल्फा की क्या लेंगे? जीरो लेंगे। ऑक्सीजन और ओजोन में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जीरो लेंगे, ऑक्सीजन की क्या लेंगे? जीरो। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसको भी हम सेव मारते हैं और आगे आते हैं कि स्टैंडर्ड स्टेट आप कंसीडर कैसे करोगे। तो ये जरा चार्टवा बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। चार्टवा में क्या चीज है कि अगर आपके पास लिक्विड और सॉलिड है, तो लिक्विड और सॉलिड प्रेशर से इफेक्ट नहीं होते, उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो खाली 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। अगर आपके पास गैसेज हैं, तो आपको पता है कि गैसेज का जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम पे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है जो प्रेशर चेंज करती है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो आपकी ऑल गैसेस के लिए, ऑल सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होती है? सॉल्यूशन आपकी लिक्विड स्टेट होती है, लिक्विड पे जो प्रेशर का इफेक्ट होता है वो कम होता है, इसलिए प्रेशर की जरूरत नहीं है। 1 मोलरिटी होनी चाहिए, 1 मोलर और 25 डिग्री। ऑल एलिमेंट्स, तो दो कंडीशन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 1 atm। ठीक है, तो दूसरा आता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? ये है कि भाई रिएक्शन हुआ तो रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट में बांड टूटेंगे, प्रोडक्ट में बांड बनेंगे। तो बांड टूटने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक है, यानी एंथैल्पी चेंज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और बांड फॉर्मेशन में एंथैल्पी चेंज क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो दोनों को समेशन लेंगे अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, दोनों का सम लेंगे। अगर सम पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर सम नेगेटिव आता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है कि इट इज एंथैल्पी absorb or relieve when fixed number of moles of reactant, जो बैलेंस इक्वेशन में लिखे होंगे, इक्वेशन इज कंप्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी इसी से जाहिर करेंगे। इसको भी सेव करते हैं और नीचे एक एग्जांपल होगा कि आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे मालूम कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सिंपल जो फार्मूला है वो क्या है? क्या सिंपल फार्मूला है कि भाई प्रोडक्ट में जितने भी मोल हैं उनको रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जाहिर है रिएक्टेंट अगर एलिमेंट है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? जीरो, जैसे हमने अभी देख के आए। अगर कंपाउंड है तो जब वो बना था कंपाउंड तो जरूर या तो एनर्जी रिलीज हुई होगी या एब्जॉर्ब, तो वैल्यू मिला होगा। तो उन दोनों को जमा करके प्रोडक्ट वालों को रिएक्टेंट से क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं। अब ये वैल्यू है, ठीक है, कि टेबल बुक में दिया हुआ है। ठीक है, यूज ऑफ हेयर्स हम कर चुके हैं। अब यहां पे देखें एक प्रॉब्लम है। ठीक है, 11.3 प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहता है कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। किसकी? आपका क्या है? प्रोपेन है। ठीक है, हमें हीट ऑफ कंबशन मिली हुई है, मालूम क्या करना है? कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अच्छा, यही मालूम करना है, कंबशन बाय द गिवन इंफॉर्मेशन। हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली हुई है, जरा अगर इंफॉर्मेशन को देखें तो आपको करना क्या है? ये वाली इक्वेशन देखें, प्रोडक्ट के में जितने भी मोल्स इन्वॉल्व हैं
उसको आपने क्या करना है, रिएक्टेंट से माइनस करना है। तो प्रोडक्ट में क्या मौजूद है, प्रोडक्ट में क्या मौजूद है, डेल्टा एच इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट, ठीक है। तो समेशन प्रोडक्ट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है 3, तो 3 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू मिला हुआ है, किधर है 393.5 प्लस दूसरा क्या है, वाटर है, वाटर की वैल्यू है 4 इंटू क्या होगा 285 माइनस, ये भी माइनस है 285.8, ठीक है। अब ये हो गया किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, इसको माइनस किससे करेंगे, सॉरी ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में क्या मौजूद है, एक ही है C3H8, इसका वैल्यू क्या मिला हुआ है, थीटा फॉर्मूला माइनस 103.9 प्लस क्या होगा 0, ऑक्सीजन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड, तो ये हो गया 0, ठीक है। बाकी वैल्यू मिले हुए हैं, तो आप क्या करोगे, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा माइनस, टोटल जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या आएगा 2219 किलो जूल पर मोल। मालूम कब कर सकते हो आप, कब मालूम कर सकते हो, मत ना आइडिया जितना कर दो कर, तो आप मालूम कब कर सकते हो, आप मालूम तब कर सकते हो जब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन मिली हो, ठीक है। अब कुछ की मिली होती है, कुछ की नहीं मिली हुई, अब ऑक्सीजन की नहीं मिली तो अंडरस्टूडेड वो क्या होगा 0, क्योंकि वो एलिमेंट है, और एलिमेंट ऑक्सीजन को इस कंडीशन में लाने के लिए क्या आपको एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन की जो एंथैल्पी है वो क्या होगी 0, ठीक है। तो इसको भी सेव करते हैं। एक दो प्रॉब्लम और करते हैं जहां पे एसिस लॉ इनडायरेक्टली हेल्प करता है, यहां पे तो वैल्यू मिले हुए थे तो हमने इनडायरेक्ट वाला सीन कोई भी नहीं है यहां पे। चलो ये देखते हैं, इसको भी चले नीचे करते हैं एक मिनट। ये भी मिला हुआ है, क्या करना है आप लोगों ने, प्रोडक्ट से क्या करना है, माइनस करना है। अब प्रोडक्ट में क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा ये इनडायरेक्ट है डायरेक्ट है, अच्छा ये इनडायरेक्ट है, करते हैं इसको इधर ही करते हैं। करना क्या है जरा देखें, करना ये है भाई कि ये जो आपका हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है इक्वेशन 4, और इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम यहां से निकालेंगे, ये इजी है, मैं आपको और कराता हूं, ठीक है। एक प्रॉब्लम कराता हूं आपको आखिरी में, ये मैं आपको सॉल्व करके भेज देता हूं, कोई मसला नहीं, पर ये जो आप जिसमें आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट माइनस करने हैं ना, तो ये बुक का है, ठीक है। तो भाई एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है कि भाई कार्बन है, ये है और ये प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ प्रोडक्ट को किससे माइनस करोगे, रिएक्टेंट, ठीक है। तो वैल्यू मिले हुए हैं आपको इधर रिएक्शन में, ये गिवन है, गिवन कंडीशंस है, उसको प्रोडक्ट से माइनस करोगे, तो ये आपको सॉल्यूशन में भेज देता हूं। हमने जो नहीं किए हुए, अच्छा वो भी किए हुए, पर आपको बता दूं कि कैसे करना कैसे। अच्छा ये बुक का एग्जांपल था, ये देखें। अब ये देखें, हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिली हुई है, क्या मिली हुई है कि भाई हम कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली नहीं बता सकते, कैलोरीमीटर हमें हेल्प नहीं कर सकता, कैलोरीमीटर हमें हेल्प नहीं कर सकता, तो हम हेसिस लॉ की मदद लेंगे। तो आप कैलोरीमीटर से जो मालूम कर सकते हैं उस डेटा को यूज करेंगे। तो कैलोरीमीटर से आप कार्बन को जलाएं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना हो पहले से, ठीक है, उसको जलाएं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। ये कैलोरीमीटर इनको मालूम कर लेता है, हम कर लेते हैं, पर ये जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को डायरेक्ट बनाना ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करें, ठीक है। अब हमने करना क्या है, आपको बनाना क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें किस साइड पे है, रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे, ठीक है। अब नीचे वैल्यूज में देखें तो क्या करना है, फर्स्ट सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस इक्वेशन में है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कैसे पड़ा रहे, हमें उससे मतलब नहीं। कार्बन किस साइड पे, रिएक्टेंट साइड, तो कार्बन को रिएक्टेंट साइड पे है, तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, डू नथिंग, कुछ ना करें, वैसी की वैसे रहने दें, रहने दें, तो सेम लिखेंगे कार्बन
प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड वैल्यू रखेंगे -393.5, ठीक है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन जो है वो उल्टी पड़ी हुई है। हमारी इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड को कहां होना चाहिए, प्रोडक्ट में, इधर कहां पड़ा है, रिएक्टेंट में। तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, इसको क्या करेंगे, रिवर्स, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, रिवर्स। जब रिवर्स करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर आ जाएगा, प्रोडक्ट में, ठीक है। और रिएक्टेंट में क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ ऑक्सीजन, हाफ ऑक्सीजन। और एनर्जी कितनी है, एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इक्वेशन रिवर्स की है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस 283.0 है, ठीक है। अब आप देखें जो कॉमन चीजें वो निकाल दें, क्या क्या कट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गया, ठीक है। ये आधा ऑक्सीजन, ये पूरा, तो बाकी कितना बचा, आधा, ठीक है। तो बचा क्या, कार्बन प्लस आधा ऑक्सीजन, ठीक है। और हमें क्या मिला, कार्बन मोनोऑक्साइड -110.5 किलो जूल पर मोल। ये इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमने इनडायरेक्टली निकाली, जो कि कैलोरीमीटर से नहीं पॉसिबल आएगा ना यार, ये 5 जो है ना वो थोड़ा जुड़ गया, ठीक है बेटा। अच्छा, एक और, या आप खुद बताओ, इधर बैठे बैठे बताओ, ठीक है, बैठे बैठे बताओ, बैठे बैठे, इसको भी छोड़ो, ये थोड़ा सिंपल है, इसको देख। इनके सॉल्यूशन मैंने वैसे भी नीचे दिए हुए हैं पीडीएफ में, आप सिर्फ ये बताओ कि इसको हम करें क्या, स्टार्ट कहां से लोगे। हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है। हमने मालूम क्या करना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करें, ठीक है। बताएं स्ट्रेटेजी क्या करें। फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एंड सेकंड क्या होनी चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पे, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट साइड पे। आपने इस रिक्वायर्ड इक्वेशन को नहीं भूलना, इसी के हिसाब से नीचे जो है ना वो चेंज लानी है, क्योंकि हमने ये चाहिए हमें, तो इस हिसाब से आपने डील करना है, ठीक है। तो फर्स्ट को क्या करें, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोडक्ट पे, फर्स्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टेंट पे, तो रिवर्स करें, करके इधर रख लें, रिवर्स करें तो क्या होगा, SO2, ठीक है। इधर क्या होगा, H प्लस O2, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 296.8 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है बाबा। चलिए भाई, किलो जूल पर मोल हो गया। तो सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, हमें रिएक्टेंट साइड SO2 चाहिए, तो इधर क्या है, सल्फर है, ठीक है। और हमें प्रोडक्ट साइड क्या चाहिए, SO3, तो प्रोडक्ट साइड SO3 पड़ा हुआ है, तो डू नथिंग, कुछ ना करें, ऐसे की ऐसी रहने दें, ठीक है। तो ऐसे का ऐसी रहने देते हैं, तो क्या है, 2S प्लस 3O2, क्या बनेगा, 2SO3, ठीक है। तो एनर्जी कितनी होगी बेटा, 700 है, ठीक है, -791.4 किलो जूल पर मोल। तो क्या ये एटम्स बराबर हैं, क्या कट होगा, एक मिनट, SO2, मुझे क्यों लगता है कि इक्वेशन गलत है, नहीं एक सेकेंड, SO2 प्लस SO2 बना, 2S प्लस 3SO, तो SO2 भी बनना है, SO3 भी बनना है, नहीं ये डेटा गलत है, ठीक है। ये ऊपर था, मैं उधर देखता हूं, एक सेकेंड, ऊपर था ये साल में, चलें इसको साल में ऊपर है, तो इसको छोड़ के आप इस पे फोकस करें जरा, क्योंकि ये गलत है, सही नहीं है डेटा, इसको मैं करेक्ट करके भेज दूंगा। इसको देखिए क्या करना है, मे भी ये भी गलत हो, पर करके देखते हैं। या मैंने सॉल्यूशन दे दिया, आप ब्रेक करें, ऐसा करें, ठीक है। तो कल हम बाइंडिंग स्टार्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर का भी दिया हुआ है, पर सॉल्यूशन क्योंकि ChatGPT ने दिया है तो गलत ही होगा। ये पहला वाला, ठीक है, पहले वाले में आंसर क्या आया था, -110। ये दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा भी सॉल्व किया हुआ आंसर मिला हुआ है आपको, ठीक है, +154। ये तीसरा नंबर है, ठीक है, ये चौथा नंबर है, और ये वाला था, इसने कैसे किया, कैसे जरा देखते हैं, इसने जवाब कैसे निकाला है। ये तो कैल्शियम ऑक्साइड है, किधर गया भाई, किधर गया, ये वाला इसने निकाला कैसे है, रिवर्स इक्वेशन 1, ठीक है। वी नीड SO2 इन द रिएक्टेंट साइड, तो SO2 इन द रिएक्टेंट साइड वो भी है, एक सेकेंड देखते हैं ना,
तो SO2 किधर है? इधर SO2 था ना, यही तो मसला है। SO2 आएगा इधर। SO2 न्यूक्लियोसाइड वो ठीक है, रिवर्स किया। तो दूसरा क्या चीज है इक्वेशन 2 के लिए, क्या बता रहा है? मल्टीप्लाई द रिवर्स इक्वेशन बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि बराबर हो। चले ये भी ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? कीप इक्वेशन 2 अनचेंज, इक्वेशन 2 को कुछ ना करें, मल्टीप्लाई करें। देखें ऐसा होता है, मुझे गलत लग रहा है पर फिर भी एक मरतबा देख लेते हैं। एक मरतबा इधर ही किया था ना, थोड़ा कहीं और था। अच्छा वो चले चले कोई बात नहीं, अब ब्रेक करें। तो इसका सॉल्यूशन है आपके पास, ये मैं भेज देता हूँ। ठीक है बेटा, सही है तो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इसको भेज देता हूँ मैं आपको। ठीक है बेटा। और कल वाला लेक्चर जो थोड़ा ज्यादा यूएसबी की साइज से बड़ा हो गया तो नहीं आ रहा यूएसबी में।